हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनके के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, जिसको जो है हम एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो हम डिस्कस कर लें, ताकि इसमें से आपका एग्जाम में जो है वो कोई भी मार्क्स ना छूटे। और इसको जो है हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, तो इसके पार्ट फर्स्ट की वीडियो जो है वो आज लेके आया हूँ मैं। तो ये वीडियो जो है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है। जैसे अभी जेके पीएसआई के एग्जाम्स आएंगे, जेके कांस्टेबल के आएंगे, तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। और आज बड़े दिनों बाद इस चैनल पे मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए लेके आ पाऊँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख आफ्टर द जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लद्दाख के साथ ऐड हुई आफ्टर द जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्या हमने करगिल को ऐड हुआ, करगिल ऐड की थी लद्दाख के साथ, क्या लेह को ऐड किया गया था, क्या श्रीनगर को ऐड किया गया था, या बोथ ए एंड बी। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, बोथ ए एंड बी। करगिल और लेह दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को ही जो है वो लद्दाख के साथ ऐड किया गया था। और ये हमें बताया गया पार्ट सेकंड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड की भी सेक्शन थर्ड में हमें बताया गया, पार्ट सेकंड की सेक्शन थर्ड में बताया गया कि लद्दाख यूटी इज फॉर्म्ड, लद्दाख यूटी इज फॉर्म्ड विच कंप्राइजेज ऑफ करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये हमें बताया गया सेक्शन थर्ड में। और अगर आपको मैं सेक्शन फोर के बारे में बताऊं, सेक्शन फोर ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बताऊं, सेक्शन फोर, तो वहाँ पे बताया गया है कि जेएंडके यूटी इज फॉर्म, जेएंडके यूटी इज फॉर्म्ड विच कंप्राइजेज ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें जो है वो 20 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, एक्सेप्ट करगिल एंड लेह। करगिल और लेह को छोड़ के बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो आती हैं, वो जो आती हैं जेएंडके में आती हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 15 द नंबर ऑफ वुमेन्स टू बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय द गवर्नर इज। तो क्वेश्चन हमें खुद ही बता रहा है कि सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो है वो वुमेन को नॉमिनेट किया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी वुमेन्स को जो है वो नॉमिनेट किया जा सकता है और किसके द्वारा किया जा सकता है। तो क्या एक वुमेन को नॉमिनेट किया जा सकता है, क्या दो को नॉमिनेट किया जा सकता है, क्या तीन को किया जा सकता है, या चार को किया जा सकता है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, दो वुमेन्स को जो है वो नॉमिनेट किया जा सकता है, और इन्हें जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के द्वारा जो है वो नॉमिनेट किया जा सकता है, एलजी के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है, अगर उनको लगे कि वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन जो है, वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो कम है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो कम है, तो जो है वो दो वुमेन्स को जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, दो वुमेन्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। और ये कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो सेक्शन 15 ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये सेक्शन 15 जो है वो पार्ट थर्ड ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, उसमें जो ये सेक्शन जो है वो आती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, हु एडमिनिस्टर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन कह रहा है कि जेएंडके के यूटी को जो है वो कौन एडमिनिस्टर करता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्या सीएम करते हैं, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो जेएंडके की यूटी को एडमिनिस्टर करते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में आपको बताऊं मैं, तो ये जो है वो पार्ट थर्ड ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इनके बारे में बताया गया, पार्ट थर्ड और सेक्शन 14 में बताया गया, पार्ट थर्ड और पार्ट थर्ड की सेक्शन 14 क्लॉज 1 में बताया गया कि देयर शैल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि जेएंडके की यूटी का जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और उसे जो है वो आर्टिकल 239 सॉरी आर्टिकल 213 आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसे अपॉइंट किया जाएगा, और उसे डेजिग्नेट किस नाम से किया जाएगा, अपॉइंटेड जिसे हम अपॉइंट करेंगे उसे डेजिग्नेट किस नाम से करेंगे, तो उसे डेजिग्नेट जो हम करेंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से करेंगे। ये जो है वो सेक्शन 14 और क्लॉज 1 में हमें बताया गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी यूटी जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर बनी हुई है, क्या जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर नहीं होगा, क्या जम्मू में नहीं होगा, क्या कश्मीर में नहीं होगा, या लद्दाख में नहीं होगा। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, लद्दाख जो है ये विदाउट लेजिस्लेचर बना हुआ है जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। और ये भी उसकी सेक्शन थर्ड में हमें बताया गया है, सेक्शन थर्ड को हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। सेक्शन थर्ड में बताया गया कि लद्दाख यूटी इज फॉर्म्ड विच कंप्राइजेज ऑफ
करगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं और साथ में वहाँ पे ये भी लिखा गया है कि लद्दाख जो है ये विदाउट लेजिस्लेचर होगा, विदाउट लेजिस्लेचर होगा। इनके पास जो है वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी और यहाँ पे जो है वो सीएम उनके जो है वो नहीं होंगे, सीएम वगैरह। और अगर आपको सेक्शन 4 के बारे में दोबारा बता दूं मैं, तो सेक्शन 4 को हमने अभी ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 4 में बताया गया कि JNK यूटी इज फॉर्म विच कंप्राइज ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट्स, 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इसमें आती हैं, एक्सेप्ट करगिल एंड ले, करगिल और ले को छोड़ के 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसमें आती हैं। और JNK की यूटी जो है ये विद लेजिस्लेचर होगी, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो है वो विद लेजिस्लेचर होगी। और JNK में जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और यहाँ पे जो है वो अपने CM और MLAs होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को जो है वो प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था और ये बिल जो है वो एक्ट कब बना था। तो क्या ये 5 अगस्त 2019 को इसे असेंट मिला था, 5 अगस्त 2019, कैसे 6 अगस्त 2019 को मिला था, कैसे 31 अक्टूबर 2019 को असेंट मिल गया था प्रेसिडेंट का, या 9 अगस्त 2019 को मिला था। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसे असेंट जो है वो प्रेसिडेंट का 9 अगस्त 2019 को मिला था। और ये चारों डेट्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पहले ऑप्शन ए के बारे में बताता हूँ, 5 अगस्त 2019। तो 5 अगस्त 2019 को ये जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था राज्यसभा में, ये जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में और सेम डे ये जो है वहाँ से जो है ये पास हो गया था। और 6 अगस्त 2019 को ये जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था कहाँ, लोकसभा में, और सेम डे लोकसभा से भी ये जो है वो पास हो गया था। और 31 अक्टूबर 2019 की बात करें तो ये जो है वो इस दिन जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया था JNK की यूटी के लिए, ये जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया था। और 31 अक्टूबर को एक और भी इम्पॉर्टेंट डे होता है, हमको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से इम्पॉर्टेंट डे पे जो है वो ये इम्प्लीमेंट हुआ था JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो हमको पता होना चाहिए। इस दिन जो है वो नेशनल यूनिटी डे बनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे इस दिन जो है वो बनाया जाता है। और नेशनल यूनिटी डे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो है वो बर्थ हुआ था, सरदार पटेल जी का जो है वो इस दिन बर्थ हुआ था। और 9 अगस्त 2019 को इसे जो है वो प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया था, इस पे प्रेसिडेंट के जो है वो साइन हो गए थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है As per the JNK Reorganization Act 2019, an administrator will be appointed under the Article 239A of the Constitution of India for the UT of Jammu and Kashmir and he shall be designated as। तो सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर डिस्कस किया कि JNK Reorganization Act में बताया गया है कि आर्टिकल 239 के ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो एक JNK के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है उसे डेजिग्नेट किस नाम से किया जाएगा, तो मैंने आपको अभी बताया क्या उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से डेजिग्नेट किया जाएगा, क्या गवर्नर के नाम से डेजिग्नेट किया जाएगा, क्या डेप्यूटी गवर्नर के नाम से डेजिग्नेट किया जाएगा, या नन ऑफ अबव। तो इसका जो है वो ऑप्शन बनेगा ए, ये जो 239A के अकॉर्डिंग जिसे अपॉइंट किया जाएगा उसे जो है वो डेजिग्नेट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से। और ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 14 और क्लॉज 1 में है, ये मैंने आपको अभी बताया सेक्शन 14 और क्लॉज 1 में हमें बताया गया है कि उन्हें जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा और उसे जो है वो डेजिग्नेट किस नाम से किया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के नाम से जो है वो उसे डेजिग्नेट किया जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है JNK Reorganization Act 2019 consists of 103 section and 5 schedules, 107 section and 10 schedules, 106 section and 5 schedules, 105 section and 10 schedules। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इसमें कितने सेक्शन और कितने शेड्यूल्स हैं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 103 सेक्शन और 5 शेड्यूल है JNK Reorganization Act में और इसके जो है वो 14 पार्ट्स भी हैं, 103 सेक्शन 5 शेड्यूल और इसके जो है वो 14 पार्ट्स हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ JNK Reorganization Act डील विद। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि सेक्शन 9 जो है वो JNK Reorganization Act की किसके साथ डील करती है, क्या एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर के साथ डील करती है, क्या रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल के साथ डील करती है, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के साथ डील करती है, नन ऑफ अबव। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो आपको अगर JNK Reorganization Act बिल्कुल भी नहीं आता और आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप सी ऑप्शन को जो है वो ज़रूर एलिमिनेट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इसके बारे में मैंने आपको बार बार बताया, इसके साथ जो है वो सेक्शन 15 डील करती है
और इसके अकॉर्डिंग जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो 2 वुमेन्स को जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर उनके ओपिनियन में उनको लगे कि जेएनके की लेजिस्लेचर में जो है वो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम है, तो वो जो है वो 2 वुमेन्स को जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। और अगर आप सेक्शन 9 के बारे में बात करें, 9 के बारे में बात करें, तो इसके साथ जो है वो एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर इसके साथ डील करती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि 4 सीट्स जो हैं वो 4 सीट जो हैं वो एलोकेट हुई हैं जेएनके की यूटी को। कहाँ पे एलोकेट हुई हैं? राज्यसभा में। और अगर ऑप्शन बी के बारे में बात करें, रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल, तो इसके साथ जो है वो सेक्शन 10 डील करती है। इसके साथ जो है वो सेक्शन 10 डील करती है। और इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि 5 सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन लोकसभा। 5 सीट्स जो है वो जेएनके की यूटी को एलोकेट हुई हैं। कहाँ पे एलोकेट हुई हैं? लोकसभा में। और 1 सीट इज एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ लद्दाख। 1 सीट जो है वो लद्दाख की यूटी को एलोकेट हुई है। कहाँ पे एलोकेट हुई है? लोकसभा में एलोकेट हुई है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, Which section of JNK Reorganization Act 2019 deal with the inconsistency of law made by the Parliament, law by the Parliament and law made by the legislature of UT of Jammu and Kashmir? तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी भी केस में इनकन्सिस्टेंसी आ जाए पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ में और जेएनके की लेजिस्लेचर के बनाए गए लॉ में, तो उस केस में जो है वो कौन सी सेक्शन जो है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की उसके साथ डील करेगी? क्या सेक्शन 32 डील करेगी? क्या सेक्शन 16 डील करेगी? क्या सेक्शन 17 डील करेगी? सेक्शन 35 डील करेगी? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा। सेक्शन 35 उस केस में डील करेगी अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी आती है पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ में और लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बनाए गए लॉ में। और अगर ऑप्शन नंबर ए को डिस्कस करें, सेक्शन 32 को डिस्कस करें, तो ये बात करती है एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। ये जो है वो जेएनके की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करती है। लेजिस्लेटिव पावर के बारे में ये जो है वो बात करती है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो जेएनके की लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो किसी भी लॉ पे जो है वो किसी भी मैटर पे जो है वो लॉ बना सकती है। जो भी 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया गया है उसके अकॉर्डिंग किसी भी मैटर पे ये जो है वो लॉ बना सकती है एक्सेप्ट 1 and 2। एक्सेप्ट 1 and 2 ये जो है वो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के जेएनके की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है, क्योंकि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है ये इस पे लॉ नहीं बना सकती। और अगर ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें, सेक्शन 16 के बारे में बात करें, तो ये बात करती है क्वालिफिकेशन के बारे में। ये जो है वो क्वालिफिकेशन के साथ डील करती है। डील विद क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ क्वालिफिकेशन ये डील करती है क्वालिफिकेशंस के साथ में। जो भी चाहिए जेएनके की लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके साथ जो है वो सेक्शन 16 डील करती है। और सेक्शन 17 के बारे में बात करें तो ये जो है वो ड्यूरेशन के साथ डील करती है कि कितनी जो है वो ड्यूरेशन होगी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। नॉर्मली ये जो है 5 साल की ही होती है। और 5 साल कब स्टार्ट होते हैं? आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस भी दिन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पहली मीटिंग करती है, पहले दिन मिलती है, उसके बाद से जो है वो 5 साल तक जो है वो इसकी ड्यूरेशन जो है वो चलती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो जेएनके की यूनियन टेरिटरी को एप्लीकेबल है? क्या आर्टिकल 238 एप्लीकेबल है? क्या आर्टिकल 238A एप्लीकेबल है? क्या आर्टिकल 236 एप्लीकेबल है? या आर्टिकल 239A एप्लीकेबल है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आर्टिकल 239A जो है वो जेएनके की यूटी को एप्लीकेबल है। और ये हमें बताया गया सेक्शन 13 ऑफ जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, सेक्शन 13 और पार्ट 3 में ही ये बताया गया। सेक्शन 13 जो कि पार्ट 3 में आती है, वहाँ पे हमें बताया गया कि आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एप्लीकेबल होगा जेएनके की यूटी को। और ये मॉडल जो है वो पहले भी चल रहा है कहाँ पे? पुडुचेरी में। तो जेएनके को जो है वो कौन सा मॉडल मिला है? पुडुचेरी मॉडल मिला हुआ है जेएनके की यूटी को। हमें पूछा जा सकता है कि जेएनके को यूटी को जो है वो कौन सा मॉडल मिला है, तो हमें जो है वो पुडुचेरी मॉडल मिला है। और हमें ये भी पूछा जा सकता है कि लद्दाख की यूटी को कौन सा मॉडल मिला है, तो उन्हें जो है वो चंडीगढ़ मॉडल मिला हुआ है। उन्हें जो है वो चंडीगढ़ मॉडल मिला है। और वहाँ पे कौन सा आर्टिकल एप्लीकेबल है? तो आर्टिकल 240 जो है वो लद्दाख के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है,
The bill for the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 was introduced in Rajya Sabha by। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा में जो है वो पहली बार ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, किसके द्वारा इसे जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था? क्या इसे अमित शाह के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? क्या इसे जी कृष्णन रेड्डी जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? क्या इसे राजनाथ सिंह जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, या इसे रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसे जो है अमित शाह जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और 5 अगस्त 2019 को इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। 5 अगस्त 2019 को इसे जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और सेम डे ये जो है वो वहाँ से जो है वो पास हो गया था। और 6 अगस्त 2019 को जो है इसे कहाँ पास किया था, मैंने आपको अभी पर बताया, इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और सेम डे वहाँ से भी ये पास हो गया था। और 9 अगस्त 2019 को इसे 9 अगस्त 2019 पे इसे जो है वो असेंट मिल गया था और इस पे जो है वो प्रेसिडेंट के साइन हो गए थे और ये बिल जो है वो एक्ट बन गया था। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 31 अक्टूबर 2019। और उस दिन कौन सा दिन था? तो उस दिन जो था वो नेशनल यूनिटी डे था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज डिस्कस अंडर पार्ट 12 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? सॉरी, ये पार्ट 12 नहीं, पार्ट 13 होगा, मुझसे टाइपिंग एरर यहाँ पे हो गया है। दोबारा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज डिस्कस अंडर पार्ट 13 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि पार्ट 13 जो है वो किसके साथ डील करता है? क्या प्रोविजन एज टू सर्विसेज के साथ डील करता है? क्या ये जो है वो हाई कोर्ट के साथ डील करता है? क्या स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ डील करता है, या नन ऑफ? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। प्रोविजन एज टू सर्विसेज के साथ जो है वो पार्ट 13 डील करता है और इसकी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आती है, 88 पार्ट, जो कि पार्ट 13 में ही आती है और जो कि डील करती है प्रोविजन रिलेटेड ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ जो है वो डील करती है। प्रोविजन रिलेटेड, ये जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ जो है ये सेक्शन जो है वो डील करती है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और अगर ऑप्शन बी के बारे में बात करें, हाई कोर्ट के बारे में बात करें, तो इसके साथ जो है वो पार्ट 8 डील करता है। इसके साथ जो है वो पार्ट 8 डील करता है और पार्ट 8 की भी कौन सी सेक्शन डील करती है? पार्ट 8 की कौन सी सेक्शन डील करती है? तो इसके साथ जो है वो सेक्शन 75 जो है वो डील करती है। सेक्शन 75 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए जो है वो इसके साथ डील करती है। और उसमें बताया गया कि हाई कोर्ट जो है वो कॉमन होगा लद्दाख की यूटी के लिए और जो है वो JNK की यूटी के लिए जो है वो हाई कोर्ट जो है वो कॉमन होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसको हमने ऊपर ही क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि कौन सी सेक्शन जो है वो डील करती है JNK की ड्यूरेशन के साथ, JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन के साथ जो है वो कौन सी सेक्शन डील करती है? क्या सेक्शन 10 डील करती है? क्या सेक्शन 11 डील करती है? क्या सेक्शन 12 डील करती है? या सेक्शन 17 डील करती है? तो इसके साथ जो है वो सेक्शन 17 डील करती है और इसकी ड्यूरेशन नॉर्मली जो है वो 5 साल की ही होती है और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है किसी केस में, अगर कोई नेशनल एमरजेंसी वगैरह आ जाए, नेशनल एमरजेंसी वगैरह आ जाए कोई, तो उस केस में जो है वो JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और ड्यूरेशन को किस सेक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ाया जा सकता है? तो सेक्शन 17 और क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जो है ये JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली के ड्यूरेशन को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और सेक्शन 10 के बारे में बात करें तो ये जो है वो डील करती है, इसके बाद इसमें हमें बताया गया कि 5 सीट्स जो हैं वो 5 सीट्स जो हैं वो JNK की यूटी को एलोकेट हुई हैं। JNK की यूटी को एलोकेट हुई हैं। कहाँ पे एलोकेट हुई हैं? लोकसभा में एलोकेट हुई हैं। और एक सीट जो है वो एलोकेट हुई है, एक सीट जो है वो एलोकेट हुई है किसको? लद्दाख को एलोकेट हुई है। कहाँ पे एलोकेट हुई है? लोकसभा में एलोकेट हुई है। बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इसी में याद हो जाए। मैंने कहा था कि हम ऐसे पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और क्वेश्चन इसमें से जो है वो निकल जाए हमारा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 CM ऑफ JNK शैल बी अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी सेक्शन है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जिसके अकॉर्डिंग जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कर सकते हैं, CM को जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा 54 क्लॉज 1। इसी के अकॉर्डिंग जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो CM को जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं और CM को अपॉइंट कर सकते हैं और बाकी मिनिस्टर्स को भी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन फिर CM की एडवाइस पे जो है वो बाकी मिनिस्टर्स को जो है वो अपॉइंट करते हैं।
और अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, सेक्शन 52 के बारे में बात करें, तो ये जो है वो डील करती है सेक्शन 52, और ये भी क्लॉज 1, सेक्शन 52 क्लॉज 1, ये जो है वो डील करती है, किसके साथ डील करती है? डील विद ऑर्डिनेंस पावर ऑफ एलजी, डील विद ऑर्डिनेंस पावर ऑफ एलजी, डील विद ऑर्डिनेंस पावर ऑफ एलजी। ये जो है वो एलजी की ऑर्डिनेंस पावर के साथ डील करती है। ऑर्डिनेंस पावर का मतलब कि अगर जेएनके की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अगर सेशन में ना हो और अगर कोई लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस टाइम पे जो है वो एलजी जो है वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं और जो है वो एक लॉ बना सकते हैं जो कि एप्लीकेबल होगा जेएनके की यूटी के लिए। और अगर सेक्शन सी के बारे में बात करें, सॉरी सी ऑप्शन के बारे में बात करें, 57 क्लॉज 1, तो ये जो है वो बात करती है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, ये जो है वो बात करती है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमें याद होनी चाहिए, बाकी सारे एक्ट के सेक्शंस को कोई भी याद नहीं कर सकता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो एग्जाम में रिपीट होती हैं और इम्पॉर्टेंट है, उनको ही याद करने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बात कर रहा है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन विच हाउस। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके बार बार क्वेश्चन को वही पूछा जा रहा है कि इस बार पूछा जा रहा है कि जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो है वो फर्स्ट टाइम कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस बार राज्यसभा में ऑप्शन में नहीं दिया गया, लोकसभा नहीं दिया गया, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। हाउस ऑफ पीपल में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में किया गया था, या प्रेसिडेंट के सामने किया गया था, या नन ऑफ। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो है इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही जो है वो राज्यसभा कहा जाता है, इसे ही राज्यसभा कहा जाता है। और राज्यसभा में ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये जो है अमित शाह जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, सबको पता है, मैंने ऊपर ही डिस्कस किया। और कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये जो है 5 अगस्त 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया था। और हाउस ऑफ पीपल के बारे में बात करें, हाउस ऑफ पीपल जो है वो लोकसभा को कहते हैं। तो यहाँ पे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो यहाँ पे 6 अगस्त 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया था, 6 अगस्त 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया था। और प्रेसिडेंट के सामने इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसे प्रेसिडेंट के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था मैं खुद ही भूल गया। इसे जो है वो 9 अगस्त 2019 को जो है वो प्रेसिडेंट के सामने जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। तो इसे जो है वो 9 अगस्त 2019 को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था प्रेसिडेंट के सामने, और उस दिन जो है वो प्रेसिडेंट ने इस पे अपने साइन करके इसे जो है वो पास कर दिया था, और ये बिल जो है वो उस दिन जो है वो एक्ट बन गया था। और 31 अक्टूबर को ये जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया था। कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया था? जेएनके की यूटी के लिए इम्प्लीमेंट हो गया था। और इस दिन कौन सा दिन था? तो इस दिन जो था वो नेशनल यूनिटी डे था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।